Hello friends, this is Shazia and I welcome you all on my YouTube channel. So those who are new on my channel, please do like, share and subscribe my channel. So today's topic is demand curve and its slope. अब last time I told you about demand and demand schedule. What is demand? Demand is our desire, our wish. But हमारी विश होना काफ़ी नहीं है डिमांड के लिए. हमारे पास दो और इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है. व्हाट आर दैट? उसमें हमारी विलिंगनेस भी होनी चाहिए उसको परचेज करने के लिए और हमारे पास परचेजिंग कैपेसिटी भी होनी चाहिए. मीन्स के हमारे पास इनकम भी होनी चाहिए और इनकम को स्पेंड करने के लिए हमारे पास वो विलिंगनेस भी होनी चाहिए ताकि हम उसको परचेज कर सकें. अगर हमारे पास इनकम है बट हमारी इनकम कम है, जितना उस डिमांड का प्राइस उस कमोडिटी का प्राइस है उस प्राइस से हमारी इनकम अगर कम है तो भी हमारी जो डिमांड है वो फुलफिल नहीं होगी. और अगर हमारे पास इनकम है और हम उसको स्पेंड करने के लिए प्रिपेयर नहीं है, विलिंगनेस नहीं है हमारे पास, तो भी हमारी डिमांड जो है वो कंप्लीट नहीं होगी. तो डिमांड के लिए डिज़ायर होना भी तो ठीक है बट इनकम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एंड उसको हमारी विलिंगनेस टू स्पेंड वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डिमांड के लिए. ओके, अब डिमांड शेड्यूल. इन डिमांड शेड्यूल आई टोल्ड यू अबाउट. अब डिमांड शेड्यूल, व्हाट इज शेड्यूल? आई टोल्ड यू शेड्यूल मीन्स टैबुलर रिप्रेजेंटेशन. अब अगर हमारे पास डिमांड है, जैसे हम इंडिविजुअल डिमांड को भी देखते हैं और मार्केट डिमांड को भी देखते हैं, तो जब इंडिविजुअल डिमांड में हम उस किसी एक पर्टिकुलर कंज्यूमर की डिमांड को एनालाइज करते हैं और एनालिसिस के बाद हम उसको टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम डिमांड शेड्यूल बोलते हैं. और वो भी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बिकॉज वी आर एनालाइजिंग द डिमांड ऑफ एन इंडिविजुअल ओनली. और इन केस ऑफ मार्केट डिमांड हम क्या करते हैं, पूरी मार्केट की डिमांड को एनालाइज करके उसको टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और उस डिमांड को हम क्या बोलेंगे? मार्केट डिमांड शेड्यूल. सो टुडेज टॉपिक इज डिमांड कर्व एंड इट्स स्लोप. अब डिमांड कर्व क्या है डियर स्टूडेंट्स? जब कर्व की बात आई तो हमारे पास कर्व क्या है? कर्व हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी डिमांड को, चाहे वो इंडिविजुअल डिमांड है या फिर वो मार्केट डिमांड है. जब हम उसको किस में, ग्राफ में हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिमांड कर्व बोलेंगे. अब हम इस टॉपिक में डिमांड कर्व के बारे में पढ़ने वाले हैं और उसके स्लोप के बारे में भी आई विल टेल यू. अब लेट्स मूव टुवर्ड्स द डिमांड कर्व. अब डिमांड कर्व देखो, डिमांड कर्व में डिमांड कर्व इज सिंपली ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल. आई टोल्ड यू व्हाट इज शेड्यूल. शेड्यूल मीन्स द टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड. अब डिमांड कर्व क्या है? डिमांड कर्व हमारे पास जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे किसकी? डिमांड शेड्यूल की, जिसको हमने ऑलरेडी किस में एनालाइज करके, किस में अरेंज करके रखा हुआ है, उसको हमने टैबुलर फॉर्म में अरेंज करके रखा हुआ है. शेड्यूल मीन्स इन टैबुलर फॉर्म. उसको जब हमने टैबुलर फॉर्म में अरेंज करके रखा हुआ है, अब हमने उसका ग्राफ बनाना है तो हम देखेंगे हाउ मच क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी इज रिलेटेड टू इट्स प्राइस. अब ये तो आपको पता है, अब मेरे साथ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ये पता है कि डिमांड में हमारे पास क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस का कौन सा रिलेशनशिप है. क्या वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है या इनवर्स रिलेशनशिप है? हमारे पास डिमांड का और प्राइस का इनवर्स रिलेशनशिप होता है. अगर हमारे पास प्राइस किसी एक कमोडिटी की प्राइस कम है तो उसकी डिमांड हम ज़्यादा करेंगे और अगर उसी कमोडिटी की प्राइस हमारे पास ज़्यादा है तो उसकी डिमांड कम होगी. ये हमारे पास हमेशा डिमांड और प्राइस का इनवर्स रिलेशनशिप रहता है. ओके, अब बात करी जाए डिमांड कर्व की. देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिमांड कर्व्स. अब इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड द मार्केट डिमांड कर्व. अब इंडिविजुअल डिमांड कर्व में एज द नेम इंडिकेट्स इंडिविजुअल डिमांड कर्व. इंडिविजुअल डिमांड कर्व में हम क्या करेंगे कि इंडिविजुअल की डिमांड को हम पहले ग्राफिकल शेप देंगे. ग्राफिकल शेप में हम जब इसको अच्छे से मैं आपको बताऊंगी ग्राफ में किस तरह से हम
जब हमने टैबुलर फॉर्म में उसको बनाया हुआ है, उसको अरेंज किया हुआ है, उसको ग्राफ में किस तरह से बनाना है या अरेंज करना है या शो करना है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। अब लेट्स टेक इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अब इंडिविजुअल डिमांड कर्व में हम क्या करेंगे, एक इंडिविजुअल की डिमांड को ले लेते हैं। सपोज एक कंज्यूमर है, कंज्यूमर ए, अब वो किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी, सपोज कमोडिटी एक्स, जैसे यहाँ पर मैंने एक्स एक्सिस पे ये कमोडिटी को ड्रॉ किया हुआ है, तो सपोज एक कमोडिटी जो एक्स कमोडिटी है उसकी प्राइस कितनी होगी और उसकी डिमांड कितनी होगी, ये हम एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद इसको हम टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे एंड आफ्टर दैट हम उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देंगे, तो हमारा हो जाएगा डिमांड कर्व। अब मैंने एक यहाँ पर टैबुलर फॉर्म में एक कंज्यूमर की डिमांड को, एक इंडिविजुअल की डिमांड को मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। सपोज करें कि कमोडिटी एक्स की प्राइस कितनी है, 1 है, ₹1 है, तो उसकी डिमांड कितनी होगी, एक इंडिविजुअल उसकी डिमांड कितनी करेगा, 4 यूनिट्स को परचेज करेगा, राइट। अब अगर हम उसी कमोडिटी की प्राइस को बढ़ाकर ₹2 कर देंगे तो हमारे पास डिमांड कितनी हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि प्राइस हमारी बढ़ गई है। तो जब प्राइस बढ़ जाती है तो डिमांड कम हो जाती है, तो हमारे पास क्वांटिटी डिमांडेड 3 यूनिट्स होंगे। अब हमारे पास अगर प्राइस उसी कमोडिटी की बढ़ जाती है, ₹3 हो जाती है, तो हमारे पास कितनी डिमांड आएगी उस कमोडिटी की, उसकी डिमांड और कम हो जाएगी, 2 यूनिट्स जो है वो डिमांड में आएंगे। इसी तरह से अगर उसकी प्राइस ₹4 हो जाती है तो उसकी जो डिमांड की क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक नॉर्मल कंज्यूमर है, उसमें वो नॉर्मल कंज्यूमर क्या करेगा कि प्राइस उसमें अगर जितनी सेटिस्फेक्शन उसको मिलती है वो उस प्राइस में, सूटेबल प्राइस में उस कमोडिटी को परचेज कर लेता है। अब उसी कमोडिटी की प्राइस अगर बढ़ जाती है तो वो कंज्यूमर उसकी डिमांड को कम कर देगा। अब डिमांड जब कम हो जाती है तो फिर हमारी ये इंडिकेट करता है कि प्राइस ज़्यादा हो गई है मार्केट में। तो मैंने ये टैबुलर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया है, अब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखें यूनिट्स जो हैं ये मैंने एक्स एक्सिस पे डिनोट किए हैं और वाई एक्सिस पे ये रुपीज़ है, प्राइस है, ठीक है। अब ₹1 जब थे, ₹1 ये है, तो क्वांटिटी डिमांडेड कितने थे, 4 यूनिट्स। 4 यूनिट्स हमारे पास डिमांड थी किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की, ठीक है। यहाँ पर जाके ज्वाइन होगा। अब हमारे पास अगर प्राइस थोड़ी सी बढ़ गई है, यूनिट ₹2 पे आ गई है, तो क्वांटिटी डिमांडेड कितने हो जाएंगे, 3 यूनिट्स। 4 यूनिट से 3 यूनिट्स पे आ गए, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई, राइट। इसी तरह से अगर हमारे पास प्राइस ₹3 हो जाती है उसी पर्टिकुलर कमोडिटी की, तो हमारे पास डिमांड कम आएगी उसकी। तो डिमांड कितनी हो गई, डिमांड हो गई 2 यूनिट्स। मैं यहाँ रफ हैंड से ड्रॉ कर रही हूँ, आप इसमें स्केल का यूज़ करें जब आप अपनी कॉपी पे ड्रॉ करेंगे। तो ये यहाँ पर आके ज्वाइन करेगा और जब प्राइस बढ़कर ₹4 हो जाएगी तो क्वांटिटी डिमांडेड 1 यूनिट रह जाएगा। तो यहाँ पर आके मिलेगा, ये हमारा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। ये ग्राफ बन गया हमारा। अब इस ग्राफ में आप नोटिस करें कि ये स्लोप कैसा है, क्योंकि हमने इसमें स्लोप्स के बारे में भी पढ़ना है, राइट। अब स्लोप्स के बारे में पढ़ना है अगर, तो आप देखें इसमें स्लोप कैसा है। ये स्लोप हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है। डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टूवर्ड्स राइट, लेफ्ट से ये राइट की तरफ आ रहा है और ये डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है, ओके। अब इसमें देखें जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जा रही है, डिमांड हमारी कम होती जा रही है, तो ये होगी इंडिविजुअल डिमांड की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब हम चलते हैं मार्केट डिमांड की तरफ। मार्केट डिमांड में क्या होता है कि हम ज़्यादा कंज्यूमर्स लेते हैं। यहाँ पर हम एक कंज्यूमर ले रहे थे, यहाँ पर हम एक से ज़्यादा कंज्यूमर लेंगे। वो चाहे 2 कंज्यूमर होंगे, वो चाहे 3 कंज्यूमर होंगे, वो चाहे 4 कंज्यूमर्स हैं। जितना आपको कंफर्टेबल लगे आप उतने कंज्यूमर्स ले लीजिए, उनकी डिमांड को एनालाइज कीजिए अकॉर्डिंग टू द प्राइस। अब प्राइस कितनी है और डिमांड कितनी है हम ये देख लेते हैं। मैंने जो लिया है यहाँ पर प्राइस अगर किसी भी कमोडिटी की ₹1 है
तो कंज्यूमर ए जो है वो डिमांड कर रहा है उस कमोडिटी को 4 यूनिट्स, 1 रुपी पे वो 4 यूनिट्स डिमांड कर रहा है, ठीक है। और उसी 1 रुपी पे कंज्यूमर बी जो है वो 5 यूनिट्स डिमांड कर रहा है। तो मार्केट डिमांड में जो भी इंडिविजुअल डिमांड्स हमने कलेक्ट की हुई हैं, कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी, कंज्यूमर सी, कंज्यूमर डी, जितने भी कंज्यूमर्स हमने लिए हैं उन सारे कंज्यूमर्स की डिमांड को हम इन कॉम्बिनेशन बताते हैं। इन वो पूरा जो है उनको कैलकुलेट करके उनका जो रिजल्ट आएगा एंड में हम वो बताते हैं। उन पूरी कंज्यूमर्स की डिमांड को हम मार्केट की डिमांड की शेप में हम बताते हैं, क्योंकि कंज्यूमर्स हमने ज्यादा लिए हुए हैं। अब ₹2 पे, यहाँ ₹2 है अगर उसी कमोडिटी की प्राइस, तो हम कंज्यूमर ये कितनी डिमांड करेगा, 3 यूनिट्स डिमांड करेगा। कंज्यूमर बी कितनी डिमांड करेगा, 4 यूनिट डिमांड करेगा। तो फिर हमारे पास मार्केट डिमांड क्या हो गई, यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे मार्केट डिमांड क्या थी, कंज्यूमर ए की डिमांड प्लस कंज्यूमर बी की डिमांड, 4 + 5 = 9। कितनी डिमांड थी, 9 यूनिट्स मार्केट में। अब सेकेंड नंबर पे अगर जब उसकी प्राइस, उसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ जाती है तो कंज्यूमर ए 3 यूनिट्स डिमांड करता है, कंज्यूमर बी 4 यूनिट्स डिमांड करता है। तो मार्केट डिमांड कितनी हुई, 3 + 4 = 7 यूनिट्स। अब अगर इसी कमोडिटी की प्राइस और बढ़ जाती है, 3 रुपीज हो जाती है, तो क्या होगा, तो जो हमारा कंज्यूमर ए है वो 2 यूनिट्स को डिमांड करेगा और कंज्यूमर बी जो है वो 3 यूनिट्स को डिमांड करेगा। तो हमारी मार्केट डिमांड क्या हुई, इन एग्रीगेट डिमांड क्या हुई, एग्रीगेट डिमांड हो गई, मार्केट डिमांड होगी 5 यूनिट्स। 4 रुपीज पे कंज्यूमर ए 1 यूनिट डिमांड करेगा, कंज्यूमर बी 2 रुपीज डिमांड करेगा, 2 यूनिट्स डिमांड करेगा और एग्रीगेट डिमांड, मार्केट डिमांड कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट्स। तो हम इसको फिर ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हमने डिमांड कर्व पढ़ना है, हम डिमांड कर्व पढ़ रहे हैं तो हमने ग्राफ तो बनाना ही है, कर्व है तो डिमांड ग्राफ तो होगा ही। तो चले हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब हमारे पास कंज्यूमर ए जो है, कंज्यूमर ए हमारे पास जब प्राइस 1 है तो वो कितनी डिमांड कर रहा है, वो 4 यूनिट्स डिमांड कर रहा है, ठीक है। चले हम यहाँ पर ज्वाइन कर लेते हैं, यहाँ पर आके ये ज्वाइन हो जाएगा। जब प्राइस बढ़ जाएगी तो इसी कमोडिटी की डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है ना। ये देखें 2 पे डिमांड कितनी है, 3 है। अब फिर 3 जब हो जाएंगे, प्राइस ₹3 हो जाएगी उसी कमोडिटी की, तो हमारे पास डिमांड कितनी आएगी, 2 यूनिट्स की डिमांड आएगी। और जब हमारे पास प्राइस और कम हो जाएगी और ज़्यादा हो जाएगी तो डिमांड और कम हो जाएगी, 4 रुपीज़ पे डिमांड 1 यूनिट्स हो जाएगी। तो ये यहाँ पर आके ज्वाइन कर रहा है करेंट राइस को। ये आ गया डिमांड फॉर कंज्यूमर ए। कंज्यूमर ए की डिमांड क्या है फॉर ए पर्टिकुलर कमोडिटी, सपोज यहाँ पर मैंने एक्स ली है, कमोडिटी एक्स, ठीक है। तो अब मैं कंज्यूमर बी की लेती हूँ, कंज्यूमर बी की लेती हूँ। तो कंज्यूमर बी की डिमांड के बारे में हम देखते हैं क्या है। प्राइस हमारे पास 1 यूनिट, प्राइस ₹1 है, तो कितने यूनिट्स डिमांड में आएंगे, 5 यूनिट्स, ठीक है। यहाँ पर अब जब इसी की प्राइस बढ़ गई, 2 रुपीज़ हो गई, तो डिमांड कितनी है, 4 यूनिट्स, 4 यूनिट्स डिमांड हुए। चलो करें ड्रा, मैं रफ हैंड से ड्रा कर रही हूं, आप स्केल का यूज करें, ठीक है। अब 3 यूनिट्स आएंगे जब इसकी प्राइस 3 रुपीज हो जाएगी, और यहाँ पर 2 रुपीज डिमांड में आएंगे जब इसकी प्राइस 4 रुपीज पर यूनिट हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे पास डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स बाय कंज्यूमर बी, और ये है हमारे पास डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स बाय कंज्यूमर ए प्लस डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स बाय कंज्यूमर बी, या फिर इसको हम मार्केट डिमांड भी बोलेंगे, ठीक है ना। ये है मार्केट डिमांड।
मार्केट डिमांड को चलो हम ड्रॉ कर लेते हैं। मार्केट डिमांड में जब प्राइस 1 होगी तो डिमांड, एग्रीगेट डिमांड कितनी होगी? 9 यूनिट्स। तो चलो ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर 9, ₹2 पे 7 यूनिट्स डिमांड में आएंगे। ₹3 पे 5 यूनिट्स डिमांड में आएंगे। और ₹4 पे 3 यूनिट्स। तो ये ड्रा कर लेते हैं। ये है हमारे पास मार्केट डिमांड, ठीक है। ये वाला जो ग्राफ है ये हमें मार्केट डिमांड शो करवा रहा है, और ये जो कर्व है ये हमें इंडिविजुअल डिमांड की हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो आपको आई होप समझ आ गई कि डिमांड कर्व क्या है और डिमांड का स्लोप कैसा है। डिमांड का कर्व का स्लोप कैसा है? स्लोप क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट।